नमस्कार। आज हम ले आए हैं एक्स-रेज़ का पार्ट 2। बचे हुए जो टॉपिक्स थे एक्स-रे के वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि 1895 के अंदर विलियम कॉर्नर रॉयटन ने एक्स-रेज़ को डिस्कवर किया अनइंटेंशनली। इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की कि फ्लोरोसेंस कॉज करती हैं, ये पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं। इनकी प्रोडक्शन हमने डिस्कस की कोलिज ट्यूब वगैरह यूज़ करके कि टारगेट के ऊपर अगर हाई एटॉमिक नंबर वाले टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाया जाए तो एक्सरेज जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस की हार्ड एक्सरेज, सॉफ्ट एक्सरेज, उनके स्पेक्ट्रास की थोड़ी बहुत बात की। कॉन्टिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज दो टाइप की होती हैं। तो आज हम उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन और डिफ्रैक्शन डिस्कस की। आज हम डिस्कस करेंगे इनके स्पेक्ट्रास को। देखो, स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है कि मैं कहूँ कि इंटेंसिटी वेरिएशन है किसी भी रेडिएशन की विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेवलेंथ और विद रिस्पेक्ट टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के साथ, लेट अस सपोज वेवलेंथ के साथ मैंने इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट किया इन केस ऑफ एक्स-रेज, तो वो ग्राफ अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। लेकिन ये जो ग्राफ है, अगर आप इस ग्राफ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो कुछ इस टाइप से शार्प पीक्स के साथ ग्राफ को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो मैं कहूँ कि यहाँ से ए पॉइंट हो गया, बी, सी, डी, ई, तो ये जो कॉन्टिन्यूटी के अंदर है, स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ एक्स-रेज, तो ये जो कॉन्टिन्यूटी के अंदर कर्व है ए, बी, सी, डी, ई, इस कॉन्टिन्यूस कर्व को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रा। ये कॉन्टिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम हो गया। और जो बीच में ये छोटी छोटी शार्प पीक्स आ रही हैं, जो छोटे छोटे किंग्स इस ग्राफ के अंदर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इनको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा। ये जो फर्स्ट वाली पीक है इसको कहा जाता है के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज। अभी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म में आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक में क्या फ़र्क है। जैसे हमने पिछली बार भी प्रोडक्शन की बात की थी, तो मैं थोड़ा डिटेल में बात करती हूँ कॉन्टिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम के अंदर कि जैसे ही आप किसी टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बीम फॉल करवाते हैं, हम लोगों को पता है कि एक्स-रे बाहर आ जाती है। तो एक्चुअल में देखिए इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है। वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्टिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम और आई कैन से मैकेनिज्म ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज। तो देखिए, मैं टारगेट का सपोज एक एटम मैंने शो कर दिया। हम लोगों को पता है कि हर एटम के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर अमाउंट और देयर शेल। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, मैं कहूँ कि यहाँ से एक फास्ट स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम के नज़दीक आया, इस ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेंगे, तो इसके पाथ के अंदर डेविएशन आ जाएगी। पाथ के अंदर डेविएशन आएगी। आप मान लीजिए इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम v1 स्क्वायर। तो जैसे ही यहाँ पे बेंड होगा, डेफिनेटली इसकी स्पीड में चेंज आएगा। इसकी जो एनर्जी बन गई है, फाइनल एनर्जी, लेट अस सपोज दैट इज हाफ एम v2 स्क्वायर। पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी विद एग्जांपल इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाली एनर्जी इस एनर्जी से डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ से बेंड करेगा इट विल बी डी एक्सेलरेटेड। डी एक्सेलरेटेड मतलब डिक्रीज इन स्पीड डिक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, यानी कि इस काइनेटिक एनर्जी और इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर एक डिफरेंस है। मींस आई कैन से हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर, एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो ये जो डिफरेंस है ये गया कहाँ? दिस डिफरेंस कैन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। तो जैसे ही यहाँ से ये बेंड करेगा तो यहाँ से एक्स रे क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आउटगोइंग फोटोन की एनर्जी, डिफरेंस ऑफ दीज टू काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम इसको गेन कर लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, एकदम से इसको अट्रैक्शन मिली, रिपल्शन मिली और जाकर ये एकदम से रुक गया, मतलब इसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर दी। और आई कैन से v2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस फैक्टर को 0 कर देते हैं, क्योंकि ये फैक्टर इसके साथ डिक्रीज में था, इसमें डिक्रीमेंट कॉज कर रहा था, और डिक्रीमेंट कॉज करने वाली क्वांटिटी आपने वैनिश कर दी है, दैट मीन्स ये क्वांटिटी ने मैक्सिमम वैल्यू ले ली है। तो आई कैन से हाफ एम v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू h nu max, means I will get the maximum energy of outgoing photon। तो यहाँ से एक चीज़ और प्रूव होगी। देखिए, अगर मैं इस न्यू मैक्स को, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, विच इज सी अपॉन लैम्डा, तो इसको मैं सी अपॉन लैम्डा लिखूँ। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगी, सो इट विल बी लैम्डा मिनिमम।
तो यहाँ से हम लैम्डा मिनिमम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपने जितना पोटेंशियल अप्लाई किया। इट मीन्स ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल बी EV, चार्ज इनटू पोटेंशियल, hc बाय लैम्डा मिनिमम। तो आप यहाँ से देखिए V और लैम्डा मिनिमम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा लैम्डा मिनिमम की उतनी ही कम वैल्यू होगी। अब ध्यान से इस कर्व को भी देखिए, ये कर्व जीरो से शुरू नहीं हो रही है, तो जहाँ से ये कर्व शुरू हो रही है उसे हम बोलते हैं लैम्डा मिनिमम। अगर आप इसे जीरो से स्टार्ट करवाना चाहते हैं मतलब लैम्डा की वैल्यू जीरो, लैम्डा जीरो तब होगा जब V इनफाइनाइट होगा, मतलब हम लोगों को इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट काइनेटिक एनर्जी दे के मूव करवाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि जीरो वेवलेंथ यानी मैं कहूँ कि मैक्सिमम एनर्जी का एक्सरे फोटोन जो है वो एमिट हो सके, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई जो ये कर्व है ये हमेशा एक मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होती है, डजंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो उस मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा मिनिमम। तो ये जो बात थी ये सारी थी कॉन्टिन्यूस एक्सरे की। कमिंग ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। तो ये रेज देखिए कैसे जनरेट होती हैं। मान लीजिए आपके पास फिर से मैंने एक एटम कंसीडर किया, इसके यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स के शेल के अंदर, उसके बाद एल शेल है, एम शेल है, डिफरेंट शेल्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री रूल्स प्रेजेंट हैं। तो इस आगे से शेल्स इसके अंदर चली जा रही हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए समटाइम्स कि जो इलेक्ट्रॉन आपने इंसिडेंट करवाया टारगेट के ऊपर, ये टारगेट है, इधर से इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होके आ रहा है, हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जब इंसिडेंट होके यहाँ से टकराता है तो यहाँ से ये एक्सरे को रिलीज करता है, बट इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इतनी ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इस इलेक्ट्रॉन को भी तो किसी को रिमूव कर सकता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए यू नीड जस्ट बाइंडिंग एनर्जी। जितनी बाइंडिंग एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए हैं उतनी एनर्जी अगर इन्हें सप्लाई हो जाती है सो दे विल कम आउट। तो मान लीजिए मैंने कहा कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इसने टकरा के यहाँ से एक के शेल वाला इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया। तो जैसे ही के शेल वाला इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब वैकेंसी क्रिएट हो गई एक लोअर लेवल में, ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम लोगों को पता है एवरी इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू स्टे इन लोएस्ट एनर्जी लेवल। जब उसे लोअर लेवल एक खाली दिख रहा है इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेफिनेटली फॉल करेगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉल कर गया, ये के शेल है, एल है, एम है। जब एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉल करेगा तो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, तो एनर्जी लूज करेगा इन टर्म्स ऑफ अगेन एक्सरे फोटोन, मतलब जो वेवलेंथ आती है उसकी वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच आ जाती है। दैट मीन्स एमिटेड फोटोन इज एक्सरे फोटोन। रेडिएटिव लॉस हुआ इसका इस लेवल से इस लेवल तक जाने। तो यहाँ ये जो एक्सरे बाहर आया, ये एक्सरे इस एटम के अंदर से बाहर आया, मटेरियल के अंदर से बाहर आया, तो इसकी एनर्जी मटेरियल के एनर्जी लेवल्स के गैप के इक्वल होगी। मतलब इसकी एनर्जी डिपेंड करेगी कि मटेरियल आपने कौन सा चूज किया है। दैट इज वाई इसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन कहा जाता है। तो ये जो वैकेंसी यहाँ फिल हुई, उसके बाद यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसको ये ऊपर वाला फिल कर सकता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरीके से वी कैन गेट अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन्स। तो उनकी एनर्जी भी बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैंने इसी एक्सरे फोटोन की एनर्जी लेनी है विच विल बी एच न्यू, तो ये किसके इक्वल होगी, इस लेवल की एनर्जी माइनस इस लेवल की एनर्जी। ये लेवल कौन सा है, एल, और ये लेवल कौन सा है, के। तो एच न्यू इज इक्वल टू ई एल माइनस ई के, यानी कि ये के के अंदर। और अगर एम शेल वाला कोई फॉल हो जाएगा, यहाँ वाला भी तो यहाँ पे आके फॉल हो सकता है, तो भी हम लोग उसे के सीरीज का ही पार्ट मानेंगे। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज लेवल 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अगर ट्रांजिशन 1 लेवल से 2 लेवल पे सॉरी उल्टा होगा, क्योंकि एमिशन इज देयर 2 लेवल से 1 लेवल पे हो रही है, तो मैं इसे बोलूंगी के अल्फा लाइन, क्योंकि के सीरीज जो के शेल है वो फील हो रही है, उसी की एक स्पेक्ट्रल लाइन है। और अगर थर्ड लेवल से 1 लेवल पे आ गई है, मतलब इस लेवल से यहाँ इलेक्ट्रॉन फॉल हो जाता है, उसे मौका मिल जाता है यहाँ पहुँचने का, तो उसे हम बोलेंगे के बीटा लाइन। तो इस तरीके से के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा, इस तरीके से हमें लाइंस के सीरीज में मिल जाती हैं। इस वैकेंसी को अगर हम फिल करेंगे 3 से 2 वाला आएगा तो हमें मिलेगी एल अल्फा, फिर एल बीटा, फिर एल गामा, एल डेल्टा एंड सो ऑन। तो in this way you can get different types of characteristic X-ray photons having different energies। तो यही वजह से ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हमें के सीरीज मिल रही है, के अल्फा, के बीटा, के गामा, ये एल सीरीज मिल रही है, ये एम सीरीज मिल रही है। सो दिस वाज आई कैन से स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज, कॉन्टिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इसके अंदर, एक्स रेज के अंदर, जिसके बिना एक्स रेज की स्टडी इनकम्प्लीट मानी जाती है, दैट इज मोजले लॉ। मोजले लॉ एक्चुअली ये लॉ इनिशियली क्या था, एक एक्सपेरिमेंटल लॉ था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आई कैन से कि रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड, और यू कैन से न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। अगर आप, यानी कि इनके अंदर स्क्वायर रूट वेरिएशन है, अगर आप रूट न्यू बाय आर का जेड के साथ ग्राफ प्लॉट करें, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी कुछ इस तरीके से हमें मिलती है। अगर मैंने के सीरीज के लिए ली, के अल्फा, के बीटा, कुछ इस तरीके से हमें लाइंस जो हैं वो मिल जाती हैं। तो इस मोजले लॉ के अगर हम प्रूफ की बात करें, सबूत, क्योंकि बिना सबूत के तो फिजिक्स मानती ही नहीं है, अगर हम सबूत की बात करें कि क्यों ये जो वेरिएशन है ये क्यों आई, तो उसके लिए यूज़ की जाती है बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी के अंदर आप लोग पहले रेडियस, फिर वेलोसिटी, फिर एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन अराउंड अ न्यूक्लियस कैलकुलेट करते हैं। सो आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डायरेक्टली हियर। तो वो क्या फॉर्मूला होता है, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 z स्क्वायर, अगर एटम हाइड्रोजन का नहीं है किसी और एलिमेंट का है, n स्क्वायर h स्क्वायर। हम लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला जो है हम लोग डिराइव करते हैं बाय यूजिंग बोहर्स थ्योरी। तो अब यहाँ पे एक्सरे फोटोन की बात हो रही है, स्पेशली मोजले टॉक्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, मतलब ये जो स्टडी थी वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की थी, यानी कि मटेरियल के अंदर ट्रांजिशन हो रही है। तो मैंने मान लिया कि एक लेवल हायर एनर्जी लेवल है n2, लोअर एनर्जी लेवल है n1, यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन हुई और हमें फोटोन मिला h न्यू। तो ये जो एनर्जी है, इस लेवल की एनर्जी मैंने मानी En2, इस लेवल की एनर्जी मैंने मानी En1। तो पहले हमें En1 और En2 लिखने पड़ेंगे। En1 यहाँ पे n1 हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर me4। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर मोजले ने इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज सिग्मा, जो कि एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज हो रहा था। तो z माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम En2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2 पाई स्क्वायर me4 z माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर n2 स्क्वायर h2 स्क्वायर। अब अगर हमें इस आउटगोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन की एनर्जी लेनी है, तो ये एनर्जी क्या होगी, इस लेवल की एनर्जी माइनस लोअर लेवल की एनर्जी। तो आउटगोइंग एक्सरे फोटोन की एनर्जी हो जाएगी h न्यू इज इक्वल टू En2 माइनस En1। तो ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करवा देते हैं, En2 इज -2 पाई स्क्वायर me4 z माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 पाई स्क्वायर me4 z माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर। उसके बाद फिर से मोजले ने एक अजम्पशन ली कि अगर एलिमेंट सेम है और ट्रांजिशन आप सेम ले रहे हैं n2 लेवल और n1 लेवल के बीच, तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कॉन्स्टेंट्स हम मान लेते हैं कि सेम है, सिग्मा के इक्वल है। तो h न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म में आगे ले आती हूँ, नेगेटिव टर्म पीछे ले जाती हूँ नेगेटिव को, तो 2 पाई स्क्वायर me4 z माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर me4 z माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर। तो देखिए h न्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर me4 z माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट के क्या बचा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्मूला जो था ये मोजले ने, मैं कह सकती हूँ कि डिराइव कर लिया। अब इस फॉर्मूले को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की उन्होंने कोशिश की। ये h अगर हम उठा के राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन आ जाएगी और यहाँ पे टर्म बन जाएगी h क्यूब। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन को c से मल्टीप्लाई करवा दिया और c से डिवाइड करवा दिया। नाउ सी द ब्यूटी, देखिए यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है, दिस कैन बी रिटन एज, जो ये एक्सप्रेशन आ गई है, ये जो फॉर्मूला इसके अंदर बना है, दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट कैपिटल R। तो R C z माइनस सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला
फाइंड आउट किया था मोजले ने किसी भी एमिटेड एक्सरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए। यहाँ पे ये जो R है, दिस R इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ME4 अपॉन CH3। आप लोगों ने इस रेडबर्ग कांस्टेंट को बहुत बार बोहर्स थ्योरी में पढ़ा होगा। रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 1097373 पर सेंटीमीटर होती है। तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है। कमिंग ऑन टू मोजले ने इसको डिफरेंट सीरीज के ऊपर अप्लाई भी किया। लेट अस सपोज हम के अल्फा सीरीज की बात करें। के अल्फा सीरीज के लिए ये वाला लेवल 1 हो जाएगा और ये लेवल 2 हो जाएगा, मींस n2 की वैल्यू 2 और n1 की वैल्यू हो जाएगी 1। के अल्फा के लिए मोजले ने ये भी कहा कि सिग्मा की वैल्यू होती है 1। फिर उसके बाद उन्होंने न्यू के अल्फा के लिए हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं RC(Z-1 स्क्वायर) और यहाँ पे जब आप पुट करवाएंगे 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3/4 RC(Z-1 स्क्वायर) न्यू के अल्फा। तो ये हमारे पास आ गई है फ्रीक्वेंसी किसकी, के अल्फा लाइन की। सो दिस वाज मोजले लॉ बेसिकली। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ पे न्यू है, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, जो इनिशियल एक्सपेरिमेंटली मोजले ने इस्टेब्लिश भी किया था। तो यहाँ से मोजले लॉ जो है वो प्रूव हो जाता है। इसके बाद एक और इफेक्ट है जिसके बिना मैं कहूँ कि एक्सरेज के अंदर डिस्कशन थोड़ी अधूरी सी लगती है, जो कि BSc स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ऑजर इफेक्ट। ऑजर भी एक आई कैन से कि साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक्सरेज को यूज़ करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ही बात की। उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि आप एक्सरे फोटोन्स जो हैं वो किसी मटेरियल के ऊपर फॉल करवा रहे हैं, तो जैसे ही आप मटेरियल के ऊपर फॉल करवाएंगे, अगर उस एक्सरे के पास उस मटेरियल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एनर्जी है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से बाहर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं कह सकती हूँ सॉर्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। लेकिन देखिए क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, अगर इसे 1-to-1 इंटरेक्शन माना जाए, जैसे कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, फॉर विच ही गॉट नोबेल प्राइज। क्या कहा था उन्होंने कि अगर हम इसे 1-to-1 इंटरेक्शन माने तो क्या होना चाहिए कि जितने एक्सरे फोटोन्स हम यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट एक्चुअल में जब ऑब्जर्व किया गया इन केस ऑफ एक्सरेज ये इक्वल नहीं थे। तो था क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई कैन से वर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स। ये कैसे हो सकता है? अब एक एक्सरे फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकाल नहीं सकता। तो ये कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया? उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, ऑजर की ऑब्जर्वेशंस, जिनके बेस पे उन्होंने इस इफेक्ट को आई कैन से कि एस्टैब्लिश किया। ऑब्जर्वेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कुछ एक डिटेक्टर्स चैम्बर्स पढ़ाए जाते हैं, मतलब पार्टिकल डिटेक्टर्स होते हैं कि कोई पार्टिकल अगर किसी स्पेस के अंदर मूव कर रहा है तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि पार्टिकल वहाँ पे है। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के लिए लॉट ऑफ डिवाइसेस, लॉट ऑफ डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है बबल चैम्बर। नेम से ही क्लियर है कि चैम्बर होगा एक, उसके बबल्स मतलब जैसे जैसे पार्टिकल वहाँ से क्रॉस करेगा तो वहाँ पे छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, तो पार्टिकल का ट्रैक दिखना शुरू हो जाता है। तो ऑजर ने उसी बबल चैम्बर को यूज़ किया इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैक देखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 ट्रैक्स फ्रॉम 1 एटम। एक एटम से निकलते हुए उन्हें 2 ट्रैक दिखे, जबकि अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास एक एटम है, यहाँ पे मैंने एक एक्सरे फॉल करवाई, एक्सरे अंदर जाके एब्जॉर्ब होगी तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए। अरे भाई आपने एक एक्सरे फोटोन अंदर इंसिडेंट करवाया, वो जाके एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर आना चाहिए, तो दूसरा कहाँ से आया? लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे उन्हें 2 ट्रैक्स नजर आए और वो जो ट्रैक्स थे वो सिमिलर थे। दूसरी जो बात थी सिमिलर ट्रैक, इसका मतलब पार्टिकल्स भी सेम टाइप के बाहर आ रहे हैं। तो हमें पता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा भी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन इसके बाद कुछ और ऑब्जर्वेशंस थी कि सेम एटम से ये 2 ट्रैक्स बाहर आ रहे थे। और तीसरी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने ली कि जो दूसरा वाला ट्रैक था, सेकेंड ट्रैक वाज स्मॉलर वन, वो थोड़ा छोटा भी था एंड रैंडम भी था।
मतलब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जो मेन इलेक्ट्रॉन है, मेन ट्रैक है, वो तो जिस डायरेक्शन में आपने एक्स-रे इंसिडेंट करवाई उसी डायरेक्शन के अंदर फर्स्ट ट्रैक ऑब्जर्व हो गया। लेकिन जो सेकंड ट्रैक था वो कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है। एटम इज सेम बट डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंस इज रैंडम। तो यहाँ से कुछ मैं कह सकती हूँ कि डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट हो गई कि व्हाट मस्ट बी द कॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इस इफेक्ट को, कि ये जो एमर्जेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एक्स-रे फोटॉन्स, दिस इज टर्म्ड एज ऑजर इफेक्ट। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कहा गया ऑजर इलेक्ट्रॉन। ऑब्जर्वेशन समझ आ रही है, इफेक्ट समझ आ रहा है, बट कहानी अटक जाती है कॉज पे, कि इसका कॉज क्या होगा, रीजन क्या होगा कि ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन ऑजर ने जो दी, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल वन। उन्होंने ये कहा कि एक एटम अज्यूम कीजिए, इस एटम के अराउंड यहाँ पे ये सपोज के शेल हो गई, ये सपोज एल शेल हो गई। डिफरेंट शेल्स के अंदर हम लोगों को पता है डिफरेंट 2, 8 आप लोगों को पता है 18 कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। तो मैंने रैंडमली कंसीडर कर लिया इनको के एल एम। तो अब क्या हुआ कि आपने जो एक्सरे फोटोन यहाँ पे भेजा, नॉर्मली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे जो एक्सरे आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, सपोज उस एक्सरे के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है इट कैन नॉक आउट अ के इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगी, बाउंड के वाला हो सकता है, एल वाला हो सकता है, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन को उसने इजेक्ट कर दिया। जैसे ये इनर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इस एक्सरे ने एक के इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होते ही यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को नेचुरली ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉल होके फिल करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉल होके फिल करेगा तो यहाँ से फिर से एक एक्सरे निकलेगी। अब फिर से ध्यान से देखिए, ये जो एक्सरे बाहर आई इसके पास इस गैप के बराबर एनर्जी है इन दो लेवल्स के बाद, दिस इज के, दिस इज एन। इस एक्सरे के पास EL माइनस E की एनर्जी है, मतलब ये फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कैपेबल है। तो ये एक्सरे क्या करेगी, जाती जाती इसी शेल में से फिर से एक इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये जो एक्सरे है यहाँ से निकलती निकलती इस के शेल में से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर निकाल देगी। कहने का मतलब क्या है कि एक एक्सरे का फोटोन अंदर ही जनरेट हुआ, अंदर ही एब्जॉर्ब हो गया और उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। एक एक्सरे हमने भेजा था, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आया। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया वो इनर शेल में से आया, तो उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी फिल करने के लिए ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आया, उसने फिर से एक एक्सरे बाहर निकाली और उस एक्सरे के पास अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी है, क्योंकि वो उसी गैप में से तो जनरेट हुई है। तो वो निकलते निकलते अगर किसी इलेक्ट्रॉन के कंटैक्ट में आ जाती है तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ वो इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद बाहर आ जाता है, एक्सरे अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इन दिस वे एक एटम के अंदर से मैं ये कह सकती हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन थी ऑजर की, उसमें ये कह सकती हूँ कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि ऑजर इफेक्ट हर एटम के अंदर ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ से जो ये एक्सरे फोटोन आएगा बाहर, ये इस के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को तभी बाहर निकाल पाएगा अगर इसके साथ मैं कह सकती हूँ कि हेड ऑन इंटरेक्शन हो रही है, तो अदरवाइज नहीं। दैट इज वाई कि जो जितने एक्सरे फोटोन्स आपने सेंड किए उनके कंपैरिजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए वो ज़्यादा हैं इन नंबर, क्योंकि एक ऑजर इलेक्ट्रॉन है और एक फोटो इलेक्ट्रॉन है। एंड दिस इज कॉल्ड ऑजर इफेक्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन। नाउ आई कैन से कि एक्सरेज के सारे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स हमने इन 2 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिए हैं एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।